हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं वंजना और आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड्स को कवर कर रहे हैं जो अक्सर आपके किताबों में, न्यूज़ पेपर्स में, सरकारी रिपोर्ट्स में या करंट अफेयर्स में रहता है। इवन आपका जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस, तो या जीएस पेपर 4, इनके कुछ अपने कीवर्ड्स होते हैं। तो उन सभी का हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके प्री और मेंस के आंसर राइटिंग में आपके बहुत ही काम आएगा। आपको चीज़ें पता रहेंगी तो यही चीज़ें आपके इंटरव्यू में भी काम आएंगी। तो ठीक है, हम इसको टाइम न गवाते हुए और आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपका आर्द्रभूमि, वेटलैंड्स। ठीक है, तो क्या होते हैं, पहली बात तो वेटलैंड्स क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। आर्द्रभूमि वे क्षेत्र होते हैं जहां भूमि पर पानी स्थायी या अस्थायी रूप से भरा रहता है। तो आर्द्रभूमि वे क्षेत्र होते हैं जहां भूमि पर क्या होता है, पानी स्थायी या अस्थायी रूप से भरा रहता है। ये मीठे, खारे या अर्ध खारे पानी वाले भी हो सकते हैं। इन्हें प्रकृति की किडनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति की किडनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जल को शुद्ध करती हैं और बाढ़ को नियंत्रित करती है और जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करती हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं इनका कि भूमि और जल के बीच का संक्रमण क्षेत्र होते हैं। वर्ष के कुछ या पूरे समय तक जल से आच्छादित रहता है। जैव विविधता का उच्च स्तर यहाँ पे पाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधनों का यहाँ पे समृद्ध भंडार पाया जाता है। अब यहाँ पे आप बात करते हैं कि इनके प्रकार क्या है। आर्द्रभूमियों के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार हैं। पहला है प्राकृतिक आर्द्रभूमि, दूसरा है मानव निर्मित और तीसरा है अंतःस्थलीय व तटीय आर्द्रभूमि। प्राकृतिक आर्द्रभूमि में आपका दलदली वन, पीठभूमि, झीलें, नदियां व बाढ़ क्षेत्र, मुहाना, मैग्रोव, प्रवाल भित्ति। और आपका जो मानव निर्मित जो आर्द्रभूमियां हैं उसमें आपका जलाशय, तालाब, धान के खेत, नमक के खेत, नहरें, इस टाइप से आपका ये मानव निर्मित आर्द्रभूमियों के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है अंतःस्थलीय व तटीय आर्द्रभूमि। तो इसमें आपका अंतःस्थलीय आएगा और तटीय आएगा, इनलैंड और कोस्टल वाला दोनों आएंगे। अब आते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व कैसे आप लिख सकते हैं। तो इसका महत्व क्या क्या है? पहला है जैव विविधता का संरक्षण करती है, दूसरा है बाढ़ का नियंत्रण करती है, तीसरा है जल को शुद्ध कर प्रदूषण को कम करती है, भूजल को पुनर्भरण में सहायक करती है, मतलब भूजल का जो पुनर्भरण होता है उसमें सहायक है, मत्स्य पालन, पर्यटन और आजीविका का एक स्रोत है, कार्बन का अवशोषण कर जलवायु परिवर्तन को कम करती है। अब इसमें भारत में प्रमुख आर्द्रभूमि अगर स्थल की बात करें तो कौन कौन से हैं? चिल्का झील आपका उड़ीसा, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है, प्रवासी पक्षियों के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला है लोकतक झील, जो कि मणिपुर में है, अपनी तैरती हुई वनस्पति जो फुमडीज है उसके लिए जानी जाती है। और केवलादेव की अगर मैं बात करूं जो कि राजस्थान में है, केवलादेव कहाँ पे है? राजस्थान में है। विश्व प्रसिद्ध आर्द्रभूमि पक्षी आर्द्रभूमि है वो वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सुंदरबन मैग्रोव की अगर बात करें तो ये आपका ज्वारी आर्द्रभूमि का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इस तरीके से आपको कुछ आर्द्रभूमियाँ याद रखनी है। और आपको मैंने क्या बताया कि जो रामसर कन्वेंशन है उसके अनुसार आर्द्रभूमि में झील जो है दलदल नदी का बाढ़ क्षेत्र, मैग्रोव, मुहाना, लैगून और उथले हुए समुद्री क्षेत्र भी इसमें शामिल हो सकते हैं, मतलब 6 मीटर की गहराई तक के। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, किसके अकॉर्डिंग? तो रामसर कन्वेंशन के अनुसार ऐसा कहा गया है। अगर इसके खतरे की हम बात करें तो शहरी और औद्योगिकीकरण इसके लिए खतरा है। प्रदूषण की वजह से औद्योगिक अपशिष्ट हो गया, प्लास्टिक, रसायन। तीसरा है अतिक्रमण और भूमि परिवर्तन। चौथा है आपका अत्यधिक जल का दोहन करने से इसको खतरा है। पांचवा है जलवायु परिवर्तन की वजह से इसको खतरा है। संरक्षण के उपाय, इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो जन जागरूकता को बढ़ाना होगा, प्रदूषण पर नियंत्रण करना होगा, आर्द्रभूमि क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित करना होगा, सतत उपयोग और प्रबंधन अपनाना होगा। सतत उपयोग और प्रबंधन को क्या करना होगा? अपनाना होगा। तो यहाँ पे रामसर अभिसमय जल पक्षियों के आवास के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु 1971 में ईरान के रामसर शहर में अभिसमय हुआ था। तो ये आपका एक फैक्ट वाला पॉइंट हो गया, इसको आप याद रखिएगा। देखिए, कुछ परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनको भी सुन लीजिए। भारत में वर्तमान समय में जुलाई अगर 2026 की बात करें तो कितनी टोटल रामसर साइट्स हैं? 100 आपकी रामसर साइट्स हैं। कितनी है? 100 अर्थात 100। मतलब भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में इनको क्या है? मान्यता मिल गई है।
तो भारत में टोटल कितनी है, 100 है। भारत में ये जो उपलब्धि है लगभग जून 2026 में हासिल की गई है। और उत्तर प्रदेश की जो बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, जिसको कहते हैं सुरहद ताल के नाम से भी जानते हैं, तो ये समी रामसर साइट इसको घोषित किया गया है। तो भारत में कुल रामसाइट की संख्या पूछेगा अभी तक वर्तमान में जुलाई 2026 तक की बात करें तो कितना है, 100 है। रामसर अभिसमय कहाँ पे अपनाया गया, तो 1971 में रामसर ईरान में अपनाया गया। भारत इस अभिसमय का सदस्य कब बना, तो 1 फरवरी 1982 को। ये फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। अब ये बताइए कि सबसे ज़्यादा जो आर्द्र भूमियाँ हैं वो कहाँ है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में तुरंत बताइए, आपके पास कुछ सेकंड का टाइम है। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा अगर रामसर या आर्द्रभूमि कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश आता है जो जिसमें 13 रामसर साइट्स हैं। और बिहार में कितनी है, तो 6 हैं, ये भी याद रखना है आपको। भारत में सबसे अधिक रामसर आर्द्रभूमियाँ कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। फिर आपका ये उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 13 रामसर साइट्स हैं, जून तक की मैं बात कर रही हूँ, 2 नई अभी साइट जुड़ने के बाद टोटल 13 हो गई हैं। तो बिहार में 6 रामसर साइट्स हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है आपका यूपीएससी, यूबीपीसी, बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो आपको इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, लोगों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।